अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 14 दिसंबर 2022 है। सोशल मीडिया में बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई, युवा है, वडील है, बहुत सारे लोग एक सवाल बार बार करते हैं जो मुझे लगा कि इस ऑडियो के माध्यम से आप तक उसका जवाब शेयर कर दो। वो सवाल होता है, पॉलिटिकल क्षेत्र का सवाल होता है, मुसलमानों की पॉलिटिकल क्षेत्र में क्या परिस्थिति है, क्या करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग विषय में मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में मैसेज के माध्यम से, टेलीफोनिक बात करके अपनी राय और अपने विचार शेयर करते हैं और सवाल क्रिएट करते हैं। तो इस बात का जवाब मैं आप तमाम जितने भी सुनने वाले हजरात हैं और ख़ास तौर पर हमारे युवा मित्रों को मैं ये बात समझाना चाहूँगा कि भारत देश में मुसलमानों की परिस्थिति राजनीति में क्या है, उसको छोटे अंदाज में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि भारत देश में मुसलमानों की राजनीति में एक हास्यास्पद परिस्थिति में आ चुकी है। उसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारी, और ये बहुत लंबा चर्चा का विषय है और इसके कई जवाबात अलग अलग कॉन्सेप्ट पर, अलग अलग विषय पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग रूप बनाते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन आवाम को जो समझने की ज़रूरत है उस पर मैं एक बात आपको समझा देता हूँ कि मुसलमानों की भारत देश की आज़ादी के बाद राजनीति में क्या परिस्थिति है उसको समझना है तो सिर्फ इस बात को समझ लो कि अगर मैंने किसी एक इंसान को 1,000 रुपया दिया, एक मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूं कि 1,000 रुपया मैंने दिया और उस मेरे दोस्त को मैंने कहा कि इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। अब उसका अच्छे से इस्तेमाल करने की इरादे के साथ उसको वो 1,000 रुपये से कुछ अच्छा काम करे, उस नीयत के साथ मैंने उसको 1,000 रुपया दिया। 1,000 रुपया देने के बाद उस दोस्त को मैंने कुछ वक्त के बाद फिर से मुलाकात की कि बता भाई मेरे दोस्त, मैंने तुझे तो 1,000 रुपया दिया था, उस 1,000 रुपये में तूने 1,000 रुपये का क्या किया। तो उस मेरे दोस्त ने मुझे जवाब दिया कि मैंने 10 रुपये की ये कैंडी लॉलीपॉप लिया है। मैंने कहा कि भाई मैंने तुझे 1,000 रुपया दिया था, तूने उसके बदले में सिर्फ 10 रुपये की कैंडी ली। उसने बताया कि ये बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वादिष्ट है, इस तरह की इसकी तारीफ करने लगा। तो भारत देश के मुसलमानों की आज़ादी के बाद यही परिस्थिति है कि मुसलमानों ने इस देश के अंदर अंग्रेज हुकूमत की गुलामी से निकालने के लिए सबसे बेहतरीन भूमिका निभाई, सबसे अव्वल दर्जे की कुर्बानी दी, अपनी औरतों को बेवा किया, अपने बच्चों को यतीम किया, अपनी जान माल सब कुछ खपाया। फिर आज भारत देश में मुसलमानों के चंद चंद नाअहल नेता, नाअहल पॉलिटिशियन जो भी है, मैं किसी की यहाँ तारीफ नहीं करना चाहूंगा, कोई भी हो, XYZ, मैंने बहुत अध्ययन से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी हो XYZ, उन्होंने आज इस परिस्थिति में मुसलमानों को ला दिया, खड़ा कर दिया है कि आज़ादी के बाद आज़ादी को हासिल करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले मुसलमानों की ये परिस्थिति निर्माण हो चुकी है जहनी तौर पर कि अगर उनके कोई नेता छोटे मोटे कुछ काम कर दे तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये सोचते नहीं है कि आज़ादी की कीमत क्या है। जिस तरह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1,000 रुपये की कीमत क्या है उसको मेरे दोस्त को पता ही नहीं है। एक 10 रुपये का लॉलीपॉप कैंडी खाकर वो मुझे उसकी तारीफ सुना रहा है। उसी तरह हमारे मुसलमानों में कुछ कम अकल, जाहिल किस्म के, अनपढ़, गवार और अभ्यास न करने वाले, इतिहास पर ध्यान न करने वाले और कुछ अन्य भक्ति में पार्टी हो, नेता हो, उसके पीछे पिछ लग्गू के पीछे लगने वाले जो भी लोग हैं, सोशल मीडिया में कभी कभी मैसेज देखते हैं, हम उनके ऑडियो देखते हैं, मुझे बहुत हैरत होती है। पहले भी मैंने एक ऑडियो और मैसेज से मैंने ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि हमारी परिस्थिति पॉलिटिकल क्षेत्र में जीरो है। जीरो क्यों है?
आप जनसंख्या के आधार पर अगर कोई चीज अपने दिमागी विचारधारा बनाते हैं, दिमाग में विचार बनाते हैं, ख्याली पुलाव पका लेते हैं कि 20, 25, 50% मुसलमानों के मतदान से किसी मुसलमान नेता को नेता बना देना, ये तुम्हारे अक्लों का काम नहीं है। मैंने इसमें बहुत सारे सीनियर लोगों को भी देखा है, कुछ पढ़े लिखे लोग भी इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि हमारी इतनी जनसंख्या है, इतने मतदान है, तो हमारा नेता क्यों नहीं होना चाहिए। मैं मादिरत के साथ आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको उसकी कीमत समझना पड़ेगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में आपके नेता की कीमत क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका जो योगदान क्या होना चाहिए, उस पर आप थोड़ा मंथन करें, अपने सोच बनाइए, विचार बनाइए। 1,000 रुपया अगर आप देकर, आप अपना कीमती मत देकर, आप अपना कीमती मत देकर किसी को नेता बनाते हो, तो हारने के बाद भी उस नेता की जिम्मेदारी है कि वो समाज के लिए खड़ा रहे और उस दिशा में काम करे कि समाज अपनी अंदर उन्हीं समस्याओं को खत्म करते हुए बाहरी समस्याओं से किस तरह लड़ सके, और उस समाज को हर तरफ से घेरने की जो साजिश हो रही है, उन साजिशों को समझने वाला भी नेता होना चाहिए। मैं बहुत गहरी सोच के साथ आपको बता रहा हूं कि इतनी लंबी सोच और विचारधारा के साथ अगर हम तर्क करेंगे तो भारत देश में इल्ला माशाअल्लाह कोई नेता निकल आवे तो वो मुसलमानों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है। लेकिन मैं डंके की चोट पर इस ऑडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों का कोई भी एक ऐसा नेता ऐसा नहीं है कि अगर देश की संसद में मुसलमानों के विरोध में अगर कोई कायदा पास होता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो वो सड़कों पर उतरकर अपने जन समर्थन को लेकर वो सड़कों पर उतरकर उसका विरोध करे। ऐसा कोई नेता आज तक मेरे अभ्यास में नहीं आया है। मैं किसी नेता की, किसी पार्टी की यहाँ ना विरोध करना चाहता हूँ, ना फेवर करना चाहता हूँ। मैं खास तौर पर मुस्लिम नौजवानों को समझाना चाहता हूँ कि आज हमारी पॉलिटिकल क्षेत्र में परिस्थिति ये बन चुकी है कि 1,000 रुपया देने के बाद आपको, मैं 1,000 रुपया देने के बाद आप अगर 10 रुपया की कैंडी खरीद रहे हो तो उसमें गलती आपकी है, मेरी नहीं है। यानी हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में सबसे बेहतरीन भूमिका निभाई है, कुर्बानियां दी है। फिर भी आज हम इस तरह के लॉलीपॉप जो चूस रहे हैं कि हमारे नेता ने ये बैनर लटका लिया, हमारे नेता ने ये विरोध कर दिया 2-4 लोगों को जमा करके, तो इससे ये लॉलीपॉप चूसने का काम बंद कर दो और अपनी कीमत को जानो, अपने ईमान की कीमत को जानो, अपने अधिकार की कीमत को जानो, अपने आज़ादी की कीमत को जानो और अपने मानव होने की कीमत को जानो। तब जाके आप बहुत सारे पहलू को समझ सकते हो। इसलिए मेरी मादिरत के साथ अपने दोस्तों से मैं खास अपील करूंगा कि इस ऑडियो के माध्यम से जो मेरा कहने का जो मंशा है, मकसद है, आपको समझा पाऊं कि आप अपनी कीमत को जाने। अपनी पहले, सबसे पहले कीमत को जानना जरूरी है, फिर अपने समाज की कीमत को जाने, फिर अपने इस देश की आज़ादी, हुकूक, अधिकार और जो भी कानून है उसकी कीमत को जाने, फिर आप किसी नेता और पार्टी के पीछे पिछलग्गू बने। मैं आपको बार बार कहूंगा, हमेशा कहता रहूंगा कि किसी नेता और पार्टी के पीछे पिछलग्गू बनने से अच्छा होगा कि अपनी जहनों को सोचने और समझने के लिए तैयार करने की सोच के साथ आगे बढ़े। बहुत सारे लोग उठ पटांग बातें करते रहते हैं सोशल मीडिया में। हम उनसे भी मादिरत के साथ कहना चाहेंगे कि भाई, पॉलिटिकल क्षेत्र में जो मुसलमानों की परिस्थिति खराब है उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। पहले भी एक ऑडियो में मैं कह चुका हूं कि इसको हमने सीरियस नहीं लिया है। सीरियस लेना शुरू कर दो और उस पर अपनी सोच के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। और उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी पार्टी या किसी नेता के पिछलग्गू बनने से अच्छा होगा कि हम समाज के लिए बोले, सोचे, समझे, प्लानिंग करें, तब जाके हमारे समाज का कुछ भला होगा। बाकी पार्टियों से, किसी नेता से, किसी व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला है। और जो मैंने कीमत आपको समझाई है कि हमारे पूर्वजों ने हमें 1,000 रुपये से भी, ये तो एक मिसाल के तौर पर, बहुत बड़ी कीमत
अदा की है, अपनी कुर्बानियां दी है, जानी माली सब कुछ, और इस देश को आज़ादी की परिस्थितियों तक पहुंचाया है। और अब इसको आगे ले जाने के लिए हमें बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत प्लानिंग करने की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी हजरात से मैं माजिरत के साथ कहना चाहूँगा, जो जहां जो कुछ कर सकता है करने की कोशिश करे, और अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर ऐसा प्लानिंग करे, अपने समय का बैलेंस बनाए, अपने समय को कीमती बनाए, और समय को कीमती बनाकर मानव जाति को और हमारे समाज को इस पूरे षड्यंत्र से किस तरह बाहर निकालने की कोशिश करे, उसके पीछे सोचने की शुरुआत कर दे। और बंदे नातिश की जहां जरूरत होगी इंशाअल्लाह आप हमारा संपर्क करें। मैं गुजरात के भरूच से हुजैफा पटेल। आपको ये लगता है कि ऑडियो मिल्लत को एक बेदार करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपने चाहने वालों में, अपने हम ख्याल लोगों में आप खुद शेयर करें, और अपनी राय भी हमें जब भी ज़रूरत हो आप हमारे नंबर पर संपर्क करके भेज सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।